हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहता हूं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आप बोर्ड एग्जाम के लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आप उतना ही अच्छा मार्क लेकर आएंगे। तो देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय, ठीक है, और अतिलघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय प्लस अति लघु उत्तरीय दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज का टारगेट है 1000 लाइक का। 1000 लाइक अगर पूरा हो जाएगा तो मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है रासायनिक बलगत चैप्टर से। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया है। आपको यहाँ पर 4 अभिक्रियाएं दी गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आपको ये बता रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो शून्य कोट की है। फर्स्ट देखिए, CH3COO CH3 प्लस NaOH दैट गिव्स आउट CH3COO Na प्लस C2H5। ठीक है, ये प्रथम कोट की, ये शून्य कोट की तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ये अभिक्रिया है, थर्ड ये है, फोर्थ आपका है H2 प्लस Cl2 दैट गिव्स आउट 2HCl। ये HBU है, यानी कि ये प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो वो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, H2 प्लस Cl2 दैट गिव्स आउट 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं, यानी कि HCl का निर्माण करते हैं। ये आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय होता है। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कितने स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा है, कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, फर्स्ट है टी हाफ का लगभग 1.1 गुना। टी हाफ क्या है, ये अर्ध आयु काल है। ठीक है, सेकंड है टी हाफ का लगभग 2.2 गुना। थर्ड है टी हाफ का लगभग 3.3 गुना और फोर्थ है टी हाफ का लगभग 4.4 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, टी हाफ का लगभग 1.1 गुना। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय लगभग होता है, वो अर्धायु काल का 1.1 गुना होता है लगभग। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ये आपका पृष्ठ रसायन चैप्टर से। आप लोग सोचेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर का मैंने नहीं बताया। तो देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो चाहे अतुलघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल कहलाता है। यानी कि जब परिक्षेपण माध्यम वायु हो तो जो सॉल बनेगा वो क्या कहलाएगा। फर्स्ट है एल्कोसॉल, सेकंड है हाइड्रोसॉल, थर्ड है बेंजोसॉल और फोर्थ है एरोसॉल। तो देखिए, एल्कोसॉल का मतलब होता है जब परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हो, हाइड्रोसॉल का मतलब जब परिक्षेपण माध्यम जल हो, बेंजोसॉल का मतलब जब परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो, और एरोसॉल, एरो का मतलब एयर, एयर का मतलब हवा या वायु। ठीक है, तो आपका एरोसॉल बनेगा। अगर परिक्षेपण माध्यम आपका वायु है तो बना हुआ सॉल जो है वो एरोसॉल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। यानी कि झाग होता है या फेन होता है, वो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। जैसे आप लोग जब निरमा और पानी को घोलते हैं तो झाग निकलता है, उसमें आप लोग ज़्यादा जब उसे हिलाएंगे तो झाग निकलेगा। ठीक है, लेकिन वो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। फर्स्ट है गैस में द्रव, सेकेंड है द्रव में गैस, थर्ड है द्रव में गैस और फोर्थ है गैस में ठोस। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा द्रव में ठोस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये दोनों सेम हो गया। देखिए, द्रव में गैस, द्रव में गैस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए द्रव में ठोस। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द्रव में गैस। ठीक है, तो जो आपका झाग या फेन है ये द्रव में ठोस। ठीक है, यानी कि जो द्रव में ये गैस की तरह इसमें रहता है। ठीक है, द्रव आपका होगा परिक्षेपण माध्यम, गैस होगा आपका
ठीक है। तो ये आपका है झाग या फेन जो है ये द्रव में ठोस गैस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है, यानी कि जो कोहरा है ये किस प्रकार का कोलाइडी, इसमें किस प्रकार की कोलाइडी अवस्था होती है। तो देखिए फर्स्ट है गैस में द्रव परिक्षिप्त, सेकंड है गैस में गैस परिक्षिप्त, थर्ड है गैस में ठोस परिक्षिप्त, फोर्थ है द्रव में ठोस परिक्षिप्त। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, गैस में द्रव परिक्षिप्त। देखिए कोहरा जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा एक हवा टाइप का है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है द्रव के कुछ कण होते हैं। जैसे आप लोग जब जाते हैं गाड़ी चलाकर या साइकिल चलाकर तो जो कोहरा होता है उससे आपके बाल भीग जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है उसमें गैस में द्रव परिक्षिप्त रहता है। तो परिक्षिप्त प्रस्था जो होगी उसमें द्रव होगी और जो परिक्षेपण माध्यम होगा गैस होगा। परिक्षेपण माध्यम आपको दिखाई देता है, मतलब आपको महसूस होता है कि ये गैस की तरह है। ठीक है, और इसमें द्रव परिक्षिप्त रहती है, यानी कि छिपी हुई रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्पल ऑफ कासियस है, इनमें से पर्पल ऑफ कासियस क्या है। फर्स्ट है AS2S3 सॉल्व, सेकंड है AU सॉल्व, थर्ड है सल्फर सॉल्व और फोर्थ है FeOH का होल थ्राइड सॉल्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड AU सॉल्व। जो AU सॉल्व होता है उसको हम पर्पल ऑफ कासियस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी है। अब जो ये क्वेश्चन आपका है ये है पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व, तो इसमें आपको पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी है, इनमें से सबसे अस्थायी यौगिक कौन सा है। फर्स्ट है ASS3, सेकंड है SBH3, थर्ड है PS3 और फोर्थ है NH3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ NH3। NH3 जो है वो इन चारों यौगिकों में सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है, इनमें से कौन सा हैलोजन है जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक है। देखिए हैलोजन का मतलब जो आपके हैलोजन होते हैं इसमें आपका कौन कौन सा होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ये सब हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं, एस्टाटीन हो गया, तो ये सब हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन कौन सा है। फर्स्ट है F2, सेकंड है Cl2, थर्ड है Br2, फोर्थ है I2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट F2। जो F2 है ये सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में F2 जो है ये सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए जो हीलियम होता है He, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है। फर्स्ट है वायु, जिससे ये प्राप्त होता है, स्रोत का मतलब जिससे कोई चीज़ प्राप्त हो, तो हीलियम का स्रोत पूछा जा रहा है, यानी कि किससे हीलियम ज़्यादातर प्राप्त होता है। फर्स्ट है वायु, सेकंड है मोनोजाइट रेत, थर्ड है रेडियम, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो मोनोजाइट रेत होता है इससे हीलियम प्राप्त होता है, ये हीलियम का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। फर्स्ट है +1, सेकंड है -1, थर्ड है -2, फोर्थ है +2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड -1। फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है, फ्लोरीन का मतलब F। ठीक है, तो ये थे आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम जो 5 क्वेश्चन देखेंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूध में, ठीक है, दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। यानी कि जो दूध होता है इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था का मतलब जो छिपी हो, दिखाई न दे, ठीक है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, दूध में क्या होती है, और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब जो छिपी हुई हो, परिक्षेपण माध्यम जो आपको स्पष्ट दिखे। तो देखिए जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो तो आपको पता है क्या होता है। परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, ठीक है, जल होता है। और प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होती है वो द्रव वसा होती है, ठीक है, द्रव वसा, ठीक है। तो देखिए दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम पूछा गया था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो होगी वो द्रव वसा होगी, ठीक है, जो छिपी होगी। देखिए दूध में जो क्रीम होते हैं वो छिपे होते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, तो वो द्रव वसा के रूप में उसमें परिक्षिप्त रहते हैं, छिपे हुए होते हैं। परिक्षेपण माध्यम आपको फीदा फीदा दिखाई देता है, जल की तरह वो होता है, ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि पेप्टीकरण क्या होता है, पेप्टाइजेशन, ठीक है, इसको आपको एक उदाहरण द्वारा समझाना है। तो पेप्टीकरण और स्कंदन ये सब टॉपिक जो है पृष्ठ रसायन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पेप्टीकरण होता क्या है, ये कोलाइडी विलयन बनाने की एक विधि होती है। देखिए पेप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है।
ठीक है। इसमें ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट के तन विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यानी कि पेप्टीकरण जो है ये आस्कंदन के विपरीत एक विधि होती है। अब पेप्टीकरण में होता क्या है, देखिए इनमें ताजे बने हुए अवक्षेप को, कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप है उसको अगर हम वैद्युत अपघट के साथ तनु विलयन के साथ उसको हिलाएंगे, ठीक है, विलयन को, तो कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होगा। सिंपली आप कह सकते हैं कि पेप्टीकरण की क्रिया में हम ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट के तन विलयन के साथ मिलाते हैं और हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं छोटा सा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे, ठीक है, के ताजे बने अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर, ठीक है, का विलयन मिलाने पर लाल रंग का FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, का कोलाइडी विलयन बनता है, का कोलाइडी विलयन बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट के तनु विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो देखिए एक ताजा बना हुआ अवक्षेप है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने हुए अवक्षेप में अगर हम वैद्युत अपघट फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो हमें लाल रंग का FeOH का होल थ्राइस कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि FeOH का होल थ्राइस एक कोलाइडी विलयन है, वो हमें प्राप्त होता है। इसी को हम पेप्टीकरण कहते हैं। पेप्टीकरण में हम किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट के साथ मिलाएंगे तो हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक क्लोराइड के साथ मिलाया और हमें लाल रंग का FeOH का होल थ्राइस प्राप्त हुआ जो कि एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 क्वेश्चन आपके पृष्ठ रसायन चैप्टर के थे। अब हम देखेंगे अपने 13 क्वेश्चन जो हमारा ये P ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? देखिए HF आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड और ये द्रव है जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl गैस है, ऐसा क्यों? ठीक है, जबकि आपको पता है कि H के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी H के साथ हाइड्रोजन है, पर ये द्रव है, ये गैस है, क्यों? देखिए HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंधों द्वारा संगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है। देखिए जो HF है, ठीक है, इसके जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए यह द्रव है। ठीक है, जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं जिसके कारण यह गैस है। देखिए हाइड्रोजन बंध एक बहुत ही प्रबल बंध होता है। ठीक है, तो HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिसके कारण यह द्रव है। ठीक है, जिसके कारण जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि HCl के मध्य अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसलिए यह गैस है। तो मेन फंडा इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया गया वो आपका द्रव है, जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है वो आपका क्या है, गैस है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम लिखिए एवं उसके कोई 2 यौगिकों के सूत्र लिखिए। यानी कि जो अक्रिय गैसें हमारी होती हैं, अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियान, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टान, ठीक है, जीनॉन, ये सब आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। तो इन सबको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका जैसे क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, तो ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। तो आप बताइए कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक कौन सी योग बनाती हैं? ठीक है, यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन में से सबसे अधिक यौगिक कौन सा तत्व बनाता है और सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम आपको बताना है। इनमें से कोई 2 यौगिकों के सूत्र लिखिए। देखिए आपको पता है कि जो हीलियम, नियान, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन है ये सब गैसें हैं। ठीक है, इनको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे अधिक क्रियाशील है?
वो आपको बताना है और उसके द्वारा बनाए गए दो यौगिकों के सूत्र भी लिखना है। तो आप लोग आंसर में लिखिए सबसे अधिक क्रियाशील जो गैस है वो है जीनॉन। क्या है? जीनॉन। जीनॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? XE से। ठीक है। अब इसके कोई दो यौगिक आप लिख दीजिए। एक है आपका जीनॉन, जीनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक है, डाई फ्लोराइड। ठीक है, ये पहला यौगिक है। उसके बाद में एक और यौगिक है, इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ XeF2। ये है आपका जीनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक है, देखिए F2 का मतलब डाई, F का मतलब फ्लोराइड। ठीक है, F का समझ में आया। और दूसरा आपका है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है, तो दो यौगिक आपके होते हैं, एक जीनॉन डाइफ्लोराइड और एक जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसका फॉर्मूला भी आप लोग समझ गए होंगे। टेट्रा का मतलब F के पास 4 लगा दीजिए, 2 का मतलब डाई, 4 का मतलब टेट्रा। ठीक है, 3 होता है ट्राई। तो देखिए अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील गैस है जीनॉन XE। इसके दो यौगिक मैंने आपको बताया, जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 और जीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट का है। देखिए रेडॉन की खोज किसने की? इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो जो आपका रेडॉन है, ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? RN से। RN से, ये आपका क्या है? रेडॉन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं RN यानी कि रेडान की खोज डार्न ने की थी। ठीक है, डार्न ने की थी। डार्न एक वैज्ञानिक का नाम है, तो रेडान की खोज डार्न ने की थी। अब इसका प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो देखिए लिखिए, इसका प्रयोग कैंसर के, ठीक है, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए रेडान की खोज किसने की? रेडान की खोज डार्न ने की। ठीक है, ये इन खोज करता है इसके, और इसका प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, कैंसर आपको पता होगा एक बहुत ही भयानक बीमारी है, बहुत ही घातक, तो इसका प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये थे आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको जो है रासायनिक बलगत की, पृष्ठ रसायन और पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस बताए। अगर इनके पहले के चैप्टर्स के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के, तो उसको भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।